नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। किसान आंदोलन को आज 50 दिन हो चुके हैं और आज भी किसानों का आंदोलन जारी है। लगातार बढ़ती ठंड में भी किसान नए कृषि कानून के रद्द होने तक घर जाने से इनकार कर रहे हैं। साथ में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन आज कल होने वाली वार्ता के लिए आज किसान आंदोलन के जो तमाम बड़े नेता हैं उन लोगों की बैठक होने जा रही है। इसी पर देखिए एएनबी न्यूज की खास रिपोर्ट। दिल्ली में आज तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है और आज ही किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो रहे हैं। किसान नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि वो कानून रद्द होने तक घर नहीं जाएंगे, जबकि सरकार लगातार कानून रद्द करने से इनकार कर रही है और किसानों के लिए नए कृषि कानूनों को फायदेमंद बता रही है। नहीं, वो हमारा ये है कि कमेटी एक ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को डिले करने के लिए बनाई जाती है। वो कमेटी जैसी भी होगी उसमें हम अपने आप की शिरकत नहीं करेंगे और हमने इसीलिए कमेटी का बेसिक संकल्प जो है उसको रद्द किया है। वो कमेटी कैसी होगी उस पर निर्भर नहीं करता। इस देश के अंदर करोड़ों करोड़ किसान हैं जो इस बिल के समर्थन कर रहे हैं और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर रोक लगाई है तो आज ऐसे समर्थन करने वाले करोड़ों किसान के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास में और वो कह रहे हैं कि वास्तव में ये इतना अच्छा बिल है जो हमारे जीवन के अंदर लाभ देने वाला है। तो मैं सोचता हूँ कि जो किसान यूनियन के नेता है वो अगर किसान की नज़र से देखेंगे और पूरे देश के हित को देखेंगे तो निश्चित रूप से कमेटी के सामने वो जाकर अपने जो विषय हैं उनको वो रखें। लेकिन सरकार के दावे पर किसानों को शक है। यही वजह है कि इस ठंड में भी किसान संघर्ष करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 9वें दौर की वार्ता भी हो चुकी है और 15 जनवरी को 10वें दौर की वार्ता होने वाली है। लेकिन किसानों को 9 दौर की वार्ता विफल होने के बाद 10वें दौर की वार्ता से भी कोई उम्मीद नहीं है। बीते रोज भी किसानों ने नए कृषि कानून की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया है और अब किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। आगे जो कमेटी बनाई उसका भी फैसला पता हमें सरकार के पक्ष में दे देगी जिस दिन हम चले जाएंगे। वे कौन लोग हैं? वे तो उसी विचारधारा के लोग हैं। उन्होंने तो इस पे बिल पे लेख लिखे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे? ना हम कोर्ट में गए ना हमें कमेटी में जाना। बिल सरकार लेकर आई, हाउस में बिल बना है, कोर्ट में तो बिल नहीं बना। तो जब बिल हाउस में बनाए तो कोर्ट कैसे खत्म कर देगी? हाउस से ही बिल खत्म होंगे। जो आदमी जहां से आया उसको वहीं वापसी जाकर तो सिस्टम ठीक बनेगा। भाई आप ऑफिस से आए, अपने घर से आए, तो आप शाम को कल अपने घर तो जाओगे। आपकी लड़ाई भिड़ाई भी होगी, 2 दिन में जाओगे, 10 दिन में जाओगे। सिस्टम तो जब भी बनेगा ना जब जिस सिस्टम से आए उसी सिस्टम से आप वापसी जाओगे। बिल पार्लियामेंट ने बनाए तो पार्लियामेंट ही इसको खत्म करेगी। दावा किया जा रहा है कि 20,000 से अधिक नए कृषि कानूनों की कॉपी जलाई गई है, मगर ये संख्या 65 किसानों की मौत के सामने बोनी नजर आ रही है। लेकिन क्या सरकार किसानों की मौत पर गंभीर है? इस बात पर अभी तक ये संशय बरकरार है और ये संशय इस बात पर भी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या 15 जनवरी को किसान संगठन के नेताओं और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता हो पाएगी? ये सवाल हर किसी के जहन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज।
तो 50 दिन हो चुके हैं इस संघर्ष को और ये संघर्ष अभी भी जारी है। दिल्ली में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, लेकिन अभी भी किसानों के हौसले गर्म हैं और वो सीधे तौर पर ये मांग कर रहे हैं कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। इसी को और ज्यादा समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नेपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। आपका स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि जब से कमेटी बनी है तब से हर कोई ये कह रहा है कि अब किसान फंस चुके हैं। किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए और आप कमेटी बनाने के फैसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किसान आंदोलन में जो पहले किसान की समस्याएं थी, वो समस्याओं से हटकर अब ये कहीं एक राजनीतिक आंदोलन हो गया जी। इतने लंबे समय तक बैठने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसमें 2 चीजों पर बात कर सकती है। एक तो कि क्या कानून गलत बन गया, किसी संविधान की किसी धारा का उल्लंघन हो गया है जी। तो ऐसा उनके पास कोई प्रूफ नहीं गया कि इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है और ये संविधान ये जो संविधान संशोधन है वो असंवैधानिक है। अब दूसरी बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है कि भाई चलिए एक पहल करते हैं कि दोनों के बीच का तनाव कम हो। तो तनाव कम करने के लिए सबसे पहली बात के मुद्दे क्या है, उन मुद्दों से किसको क्या परेशानी है, इसके ऊपर विचार किया जाए। पहले सरकार के बीच में विचार हुआ, पहले सरकार अडामेंट थी, सुप्रीम कोर्ट के आने के बाद में उसमें सुधार हुआ कि सरकार ने अपना सकारात्मक रुख लिया और किसानों को बुलाया बार बार बात करने के लिए। लेकिन पूरे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसेस में भी किसान कहीं ये जस्टिफाइड नहीं कर पाए कि इनकी शंकाएं तो जरूर हो सकती है कि इन नए नियमों से ये परेशानी होने वाली है, ये तो कहते हैं, लेकिन होगी ऐसा कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता इस बात के लिए कि वो कमेटी बनाए, क्योंकि वो तो एक्सपर्ट है नहीं इस चीज की, ना वो सरकार में ट्रस्ट कर रही है ना किसान में ट्रस्ट कर रही, तो उसने एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दी। अब किसानों का ये कहना है कि साहब हम कमेटी में भी ट्रस्ट नहीं करते, तो ये एक आंदोलन में अब समस्या नहीं बची है, ये मुद्दे बच गए हैं और ये कहना कि राजनीतिक तरफ को मुड़ गया है। अच्छा होता कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उसका सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपने और फेवर में लेते हुए आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए था। यदि उनकी शंकाएं निवारण नहीं होती तो फिर आंदोलन कर देना चाहिए था। दूसरा, किसान और जवान से ये देश ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो गणतंत्र और स्वतंत्र दिवस के पत्र में ऐसी कोई सोचे जी। तो किसानों का बार बार कहना कि हम गणतंत्र दिवस पर ऐसा करेंगे 26 जनवरी ट्रैक्टर निकालेंगे, ये शोभा नहीं देता, ये पूरे देश की बदनामी होती है। ठीक है, आप आंदोलन करिए, आंदोलन करना आपका अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डायलॉग तो शुरू रखना ही पड़ेगा ना। अभी हम शंकाओं के साथ अदानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, दुनिया ऐसी हो जाएगी, ये तो शंकाएं हैं, ऐसा कहीं रूल में तो लिखा नहीं है, लेकिन सर उसमें लिखा है कि साहब ये तो तैयारी हो अभी गई है। ट्रैक्टर मार्च को तो लेकर हालांकि अभी अब संशय है, क्योंकि किसान नेता अलग अलग तरह की जो बात कह रहे हैं इसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। लेकिन एक जो बात लगातार तमाम जो किसान हैं वो ये कह रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कि कमेटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है वो तो पहले ही अपने लेख के जरिए अखबारों में ये कह चुके हैं कि कानून अच्छे हैं। देखिए, ये कोई तर्क नहीं है जी। तर्क ये होना चाहिए कि इनको अपनी बातें लिखित में देनी चाहिए, चाहे कमेटी में कोई भी हो। कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, अब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी समझा हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करना चाहिए और हमें अपनी बात लिखित में देनी चाहिए जी कि हमारी ये शंकाएं हैं, हमारी इन पर ये समाधान चाहिए, हमें ये रास्ता चाहिए। ये कहना कि एक तरफा नियम खत्म कर दिए जाए, ये बिल्कुल गलत है, ये असंवैधानिक है। यदि हर व्यक्ति यदि भीड़ ले जाके कहेगा कि ये नियम गलत बन गया, खत्म कर दिया, तो पार्लियामेंट में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इनको कमेटी सामने जाना चाहिए, कमेटी सामने अपने पक्ष लिखित में रखने चाहिए, अपनी जो भी इनके पास जस्टिफिकेशन उसको देने चाहिए। वो कमेटी कोई भी हो, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है तो उसका हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है सर। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव सर, आपका स्वागत है एएनपी न्यूज पर। और सर, सवाल पहला ये होगा कि कोर्ट का जो आदेश है, चाहे कमेटी बनाने की बात हो या फिर कानून पर तुरंत प्रभाव से फिलहाल रोक लगाने की बात हो, क्या ये सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप है? इस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? नहीं मोहित, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा देखा जाना चाहिए। कहीं ना कहीं देखिए, एक जुडिशरी की भी एक अपनी भूमिका होती है और चूंकि मामला ऐसा हो गया था तो सुप्रीम कोर्ट को शायद ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा सा हस्तक्षेप करके बीच बचाव करना चाहिए जी। और मुझे लगता है कि उसके बाद जो कमेटी बनी है, और मैं भी आपको सुन रहा था, आपका वो जो संशय है, जो फार्मर्स जो कह रहे हैं कि जो कमेटी के मेंबर्स हैं उनका जो स्टैंड है
वो पब्लिक डोमेन में है और वो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनसे उनका स्टैंड अलाइंड है जी। लेकिन अब उनके पास जो मैंडेट है वह यह नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो किया है उसको आप सपोर्ट करें। अब इस कमेटी को जो मैंडेट मिला है वह यह है कि अब आप ये बताएं कि जो किसानों के जो डिमांड्स हैं, उनके जो ग्रीवांसेस हैं, डाउट्स हैं, उसको हम कैसे कन्विंस करें और कैसे हम उनको एड्रेस करें ताकि उनका ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो और किसान भी खुश रहें और सरकार को भी लगे कि किसानों के हित में जो काम करना चाहती है उसमें कोई अड़चन फ्यूचर में नहीं आए। लेकिन सर, आज जिस तरीके से तमाम जो किसान हैं वो अपनी बात कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये सुनवाई, क्या लग रहा है कि एक तरीके से ये सरकार के लिए राहत की बात है? कानून पर रोक लगाने से ज्यादा बड़ी राहत ये है कि जो लंबा वक्त दिया गया है, 2 महीने का जो वक्त दिया, वो सरकार के लिए राहत की बात है, ऐसे देखा जाना चाहिए इसे? हाँ, चूंकि ये देखिए मोहित, ये मामला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि किसान का एक जो सीरियस उनका एलिगेशन है, आरोप यह है कि हमारे साथ कंसल्टेशंस नहीं किया गया है जी। हालांकि सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि इस पे कंसल्टेशन आज नहीं, वर्षों से कंसल्टेशन चल रहा था जी। चलिए, अब वो तो पास्ट की बात हो गई, उसमें हम ना जा करके तो 2 महीने का जो वक्त है जो कमेटी को भी मिला है, कमेटी के बाद कमेटी की रिपोर्ट आएगी 2 महीने के अंदर और उस पर फिर सरकार अमल करेगी, फिर डिस्कशन होगा और उसके बाद हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि इसका समाधान निकल जाएगा। मुझे इसमें ऐसा नहीं कुछ लगता है। ठीक है डॉक्टर नेपाल, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। आज किसान संयुक्त मोर्चा की बैठक होने जा रही है। फैसला यह होगा कि 10वीं दौर की वार्ता करनी है या नहीं करनी है। हालांकि ना तो सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई अभी जवाब आया है, ना ही किसानों की तरफ से कोई बात कही गई है। क्या लग रहा है कि 10वीं दौर की वार्ता में किसानों को जाना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए? और ये 10वीं दौर की जो वार्ता है अब तक की वार्ताओं से कैसे अलग हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है अब? नहीं, देखिए, अब तो ये मैटर वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में आ चुका है। वार्ता का कोई मेरे ख्याल से या तो दोनों सहमति बना ले जी, और सहमति बना के सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, वो संभव है नहीं। जो जी। 9 वार्ता में नहीं बना, 10वीं वार्ता में जरूरी नहीं कि वो बन जाएगा। मुझे तो लगता नहीं ऐसा कुछ बन जाएगा। जी। और यदि किसानों को शंका है कि उनसे चर्चा नहीं की गई है, उनके ये अहित के कानून है, तो अब उनको ये तैयारी करनी चाहिए कि कमेटी के सामने अपनी सब बात को लिखित में रखें और उसका पूरा जस्टिफिकेशन दें, ताकि जब वो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के पास जाए, बताए कि साहब इसमें ये शंका थी और सरकार ये शंका दूर करने तैयार है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि शंका दूर होनी है या नियम में चेंज होना, यहाँ चेंज है कि ये कानून हटने चाहिए। वो न तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि ये कानून नहीं बनने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ इतना देखने का है कि कानून बनाते समय कोई संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो गया जी। ऐसा कोई उल्लंघन नजर नहीं आता। तो अब इसका रास्ता सिर्फ एक निकलता है, किसान इसको समझदारी से ले, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कमेटी गलत बना दी। अरे भाई, कोई तो कहीं तो विश्वास करना पड़ेगा ना। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी बनाई है तो उसका सम्मान करते हुए अपनी बात वहां रखनी चाहिए और अपनी बात को लिखित में रखनी चाहिए। और वो लिखित की बात को फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर जाएगा, फिर लिखना चाहिए साहब हमने ये बात कही थी और हमारी इस बात पर कोई निर्णय नहीं लिया गया अभी। लेकिन डॉक्टर नेपाल, एक बात और हम समझें, क्योंकि बहुत भारी संख्या में किसान वहां पर हैं, हर रोज अलग अलग तरह के बयान आते हैं, सरकार की तरफ से भी, किसानों की तरफ से भी, लेकिन क्या किसानों के सामने एक कमजोर नेतृत्व नजर आता है? जितनी बड़ी संख्या है उस तरह का नेतृत्व नहीं है वहां पर? देखिए, किसानों की सबसे बड़ी समस्या ही यही है जी। किसानों ने बहुत सारे नेता बनाए, चौधरी चरण सिंह से लेके सर छोटूराम से लेके और आज के भी बहुत सारे नेता अलग अलग पार्टी में नेता बनाए, लेकिन किसान के पास कोई संगठन नहीं है जी। यदि व्यापार की बात होती है तो वहां सीआईए से बात हो जाती है, फिक्की से बात हो जाती है, अलग अलग फेडरेशन से बात हो जाती है, तो नियम बन जाता है, उस पर सुलह हो जाती है। यहाँ 50 संगठन कह रहे हैं कि किसान के हित में है, 50 संगठन कह रहे हैं कि ये अहित में है। अब सरकार के सामने कंफ्यूजन ये है कि किसकी बात मानेंगे। और ऐसे ही ये कंफ्यूजन एक्सपर्ट कमेटी के सामने भी आएगा। एक्सपर्ट कमेटी के सामने बहुत सारे संगठन आएंगे कि साहब ये तो बहुत हमारे हितकारी हैं, कुछ लोग कहेंगे हमारे हित में नहीं है। तो इसका कंक्लूजन कुछ नहीं निकलने वाला, चाहे कमेटी और 5 बैठ लीजिए। ठीक है राजीव रंजन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, गरिमा का भी सवाल होगा, क्योंकि किसानों को अगर कोई भी आदेश देना ही है, कमेटी का भी कोई फैसला आएगा, तो किसानों को मनाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का भी सवाल सामने आएगा। देखिए मोहित, मुझे लगता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया यह देख करके, चूंकि इतने लार्ज नंबर में फार्मर्स एजिटेशन कर रहे हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और काफी संख्या में वहां किसानों की मृत्यु हो चुकी है किसी डिफरेंट रीजन से, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया।
सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया तो उन्होंने लॉ को स्टे किया और 2 महीने का वक्त भी कमेटी को दिया, और कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आएगी तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करके एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मोहित, ये कहना अभी बिल्कुल थोड़ा सा जल्दीबाजी होगी कि ये 2 महीने के बाद की स्थिति क्या बनेगी, लेकिन हम पॉजिटिव नोट पे यह कह सकते हैं कि इस दिशा में कमिटी का रिकमेंडेशंस अगर ऐसा आता है जो फार्मर्स की जो डिमांड है उससे वो मान लीजिए जेल करता है, उससे उनके ग्रीवांसेस एड्रेस हो जाते हैं। और जैसे हम फॉर एग्जांपल देना चाहते हैं कि कमिटी रिकमेंड कर दे कि हाँ आप एमएसपी पे एक अलग से कानून ले आइए, इस प्रकार का अगर कुछ रिकमेंडेशन आ जाता है फिर सरकार भी उस कमेटी के रिकमेंडेशंस को स्टडी करेगी। ऐसा नहीं कि कमेटी की रिपोर्ट आएगी सरकार उस रिपोर्ट को तुरंत अडॉप्ट कर लेगी। कमेटी के बारे में सरकार की भी एक कमेटी बनेगी, उसको स्टडी करेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा। तो अभी ये मामला थोड़ा खिंचेगा। मुझे नहीं लगता है कि 2-3 महीने में इसका समाधान निकलना चाहिए, निकल पाएगा। हालांकि हम सब चाहते हैं कि लेकिन रंजन जी यही बात और थोड़ा हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना लंबा वक्त खींचेगा किसको फायदा इसमें नजर आ रहा है और किसका नुकसान होगा जितना, क्योंकि लगातार हर रोज जो वहां पर संख्या बढ़ रही है मौतों की, 65 से ज्यादा किसानों की अब तक जान जा चुकी है, तो किसे आखिरकार सबसे ज्यादा नुकसान होगा, सरकार को, किसान को? मोहित, इसमें थोड़ा सा मेरा डिफरेंट टेक है। ये सरकार और किसान का नुकसान नहीं है की बात मैं नहीं करूंगा। मैं यह कहूंगा कि राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, भारतवर्ष का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। सरकार जो होती है, सरकार लोगों के द्वारा बनाई जाती है। सरकार आज हमारी है, कल आपकी रहेगी, परसों किसी और की रहेगी। लोग यहाँ रहेंगे, राष्ट्र यहाँ रहेगा। तो ये जो प्रत्येक दिन इतनी बड़ी नंबर में ह्यूमन कैपिटल जो वहाँ धरने पे बैठा है, इन सब चीजों से राष्ट्र का नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का नुकसान या सरकार का नुकसान, फार्मर का नुकसान नहीं, सबका नुकसान है। ये राष्ट्र, हमारा भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है, हम भी टेंशन में, आप भी टेंशन में है, तो उसका भी कॉस्ट है। तो मैं मोहित जी कहना चाहूंगा कि ये भारतवर्ष का नुकसान हो रहा है और इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इसे हमें अविलंब रोकना चाहिए। चाहे जो भी तरीका हमें बातचीत करके, वहां जा करके, उनको कन्विंस करके, और इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट और सरकार और फार्मर सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। और मुझे लग रहा है कि उस दिशा में काम हो रहा है, काम उस दिशा में हो रहा है। नुकसान राष्ट्र का है। डॉक्टर नेपाल, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या लग रहा है कि किसानों के मन को टटोलने में फेल साबित हुए? यही वजह है कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए, या कोई और वजह नजर आती है? नहीं, देखिए, सरकार का ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि सरकार ने इस बिल को बनाने में जो थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है, उसका गलत सिग्नल देने में कुछ लोग उसको किसानों में सफल हो गए हैं और उन्होंने इस बीच में इसका फायदा उठा के एक भ्रम तो फैलाया है। इसका तो हमें मानना चाहिए, लेकिन अब इसका समाधान भ्रम पे न जाके समाधान ढूंढना पड़ेगा किसानों को भी और सरकार को भी, क्योंकि ये जैसा कि मेरे साथी ने भी कहा कि ये एक राष्ट्र का नुकसान, छोटी ये फाइनेंशियल नुकसान होता है, लेकिन एक गरिमा का नुकसान भी। लोग लगता है कि शायद किसानों का देश में किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए, ये किसी के भी हित में नहीं है। लेकिन प्रश्न फिर ये उठता है कि इसका समाधान क्या होगा। समाधान था कि ये हमारी शंकाएं थी, उन शंकाओं पर सरकार, जैसे कहा था हमारी एमएसपी नहीं जानी चाहिए, सरकार ने कहा हम लिख के दे देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में चेंज होना हम लिख के दे देते हैं, उन्होंने तीसरी बात की हम ये करके दे देते हैं। अब यही चीजें सब कमेटी के सामने जाएंगी। कमेटी अपनी रिपोर्ट मेरे हिसाब से वो सीधे सुप्रीम कोर्ट को देगा। सरकार की, ठीक है, उसमें सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, अच्छे समर्थक वाले लोग इसका पक्ष रखेंगे, और उसके बाद कमेटी अपनी फाइंडिंग देगी, साहब इसमें ये चीज ऐसा हो जाना चाहिए। अब लेकिन यहाँ तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि किसान तैयार ही नहीं हो रहा कमेटी के सामने जाने के लिए। लेकिन सर एक बात और हम थोड़ा समझें कि चलिए मानकर चलते हैं कि अगर जल्द ही फैसला हो जाता है कि कमेटी के सामने किसान जाएंगे या नहीं जाएंगे, 2 महीने के बाद मानकर चल कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कमेटी अपनी बात कहेगी उसके आधार पर अगर फैसला होता है, तो क्या सरकार भी मानेगी उतने खुले दिल से जितने खुले दिल से आज बात कर रही है? सरकार तो खुले दिन से पहले बात कर रही है और अब तो सरकार की बाध्यता होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन चला जाएगा कि ये चीज में समाधान निकला है और इसमें दोनों पक्षों का ये सहमति है और इसमें हम भी इससे सहमत करते हैं, तो इसलिए ये चेंज किया जाना चाहिए। फिर तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन चला जाएगा। लेकिन साथ में किसानों का एक और डर जो है किसानों के मन में, वो ये कि जब कमेटी में कोई भी बात चली जाती है, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की पहले ही इसको लेकर कमेटियां कितनी बन चुकी हैं, किस तरह की बातें हुई, एक लंबा वक्त खींच जाएगा, इससे नुकसान होगा किसानों को, इस तरह की बात किसानों के द्वारा भी कही जा रही है। इस पर भी सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। नहीं, देखिए,
ऐसा है ना, चाहे कोई भी मतभेद हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी ग्रीवेंसेस हो, उसका समाधान निकालने के लिए कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको सरकार में ट्रस्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रस्ट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ट्रस्ट नहीं है तो सरकार में ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब जब सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गए हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायालय इसमें आ गए हैं, उसके माननीय न्यायाधीश इसमें आ गए हैं और उन्होंने मानवता के बेसिस पर इस पूरे सिस्टम को लिया है, पूरे मुद्दे को लिया है, तो अब किसानों को उनकी बात का 2 महीने के लिए इंतजार करना चाहिए और करने के बाद में अपनी बात की तैयारी के साथ उसमें लिखित में देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, जितना लंबा ये आंदोलन खींचेगा, लोगों की हमदर्दी किसानों के प्रति कम होगी और लोगों के मन में शंका जाएगी कि किसान अब किसान नहीं है, इसमें कुछ नेता घुस गए हैं और वो मुद्दे को सोल्व होना नहीं चाहते। इसमें वो देश का नुकसान नहीं, वो किसी पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं और उस पार्टी के नुकसान के चक्कर में देश का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, पार्टी के नुकसान के चक्कर में देश का नुकसान। रंजन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार बीजेपी की हम बात करें, सरकार की हम बात करें, लगातार ये कहा जा रहा है कि पंजाब की जो चुनाव विधानसभा के होने वाले हैं उन्हीं की वजह से ये आंदोलन भड़काए जा रहे हैं, लेकिन इसका असर जो है हरियाणा में भी दिखने लगा है। डिप्टी सीएम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, उनके जो विधायक हैं वो ऐसे बागी तेवर दिखाते हैं और ऐसे में अब कुमारी सैलजा जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष हैं हरियाणा में, उन्होंने दावा किया है कि उनके संपर्क में बहुत सारे विधायक हैं और कभी भी सरकार गिर सकती है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? क्या ये आंदोलन का इफेक्ट है इसमें? मोहित जी देखिए, ये तो बातें हैं, बातों का क्या कि विधायक का संपर्क में रहना तो एमपीज एमएलएज संपर्क में रहते ही हैं, वो कई लोगों के संपर्क में रहते हैं, पत्रकारों के भी संपर्क में विधायक एमपीज रहते हैं। और हरियाणा में मुझे इसका कोई पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस नहीं दिखता है, क्योंकि नंबर की जब हम बात करते हैं ना तो नंबर ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। अगर 15-20 का डिफरेंस होता ना, 10-12 एमएलए का डिफरेंस होता तो आप सोच सकते थे, लेकिन 4-5 विधायक के डिफरेंस की वजह से सरकार गिराना मुश्किल हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी को हमें अंडरएस्टिमेट भी नहीं करनी चाहिए, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास भी मैकेनिज्म है, रिसोर्सेस है, वो भी हो सकता है बहुत एमएलए के टच में हो, क्या पता जजपा के विधायक वो उनमें मिल ही जाए, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही चले, इनके साथ वही विधायक आए। तो ये मोहित, ये तो हाइपोथेटिकल बात है जहां तक हरियाणा की बात। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में पंजाब में जब चुनाव है तभी उसमें वक्त है, तो चुनाव और आज की इस मूवमेंट एजिटेशन के बीच में वक्त है, तो इसका रेमिफिकेशन उस समय के पंजाब के इलेक्शन पे कैसे पड़ता है ये भी देखने वाली बात है। ये आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि लोगों ने कहा था कि मिसेस गांधी की हत्या के बाद, सिख राइट्स के बाद, सिख्स विल नेवर वोट फॉर द कांग्रेस जी, और आज की तारीख में देखिए सिख हमेशा कांग्रेस को वोट करते हैं, जम करके वोट करते हैं, पंजाब में भी करते हैं, पंजाब में तो आज कांग्रेस की सरकार भी है, इसके पहले भी सरकार थी, दिल्ली में भी वहां वोट करते हैं, मंत्री बनते हैं, बड़े बड़े सिख लीडर्स, टिप्पू के बाद जो कांग्रेस की सरकार बनी तो उसमें वो मंत्री भी बने। तो पॉलिटिकल डायनामिक्स जो मोहित होता है ना, वो इमोशन से नहीं चलता है। आज आप इस बात की आप ये भी कोई गारंटी नहीं लेगा कि इतने सारे फार्मर्स जो हैं कल एजिटेशन खत्म होगा वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो वोट भी करेंगे, काफी लोग वोट करेंगे। तो वो डायनामिक्स इंटायरली डिफरेंट होता है। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इन चीजों को समझना अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी होगा जी, और इसके रेमिफिकेशंस क्या होगा चुनाव पे, उसमें हम सब जल्दीबाजी कर रहे हैं। अभी तो ये है कि ये मूवमेंट वायलेंट ना हो, सरकार को कोई कठोर कार्रवाई करने वाली नौबत ना आए जी, लोगों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बॉल जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, सरकार अब कुछ नहीं कर सकती। सरकार मान लीजिए आउट ऑफ वे जाकर के सॉल्यूशन निकालेगी, फार्मर्स मान लेगा तो वो सुप्रीम कोर्ट को कहेंगे कि देखो जी वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, और फार्मर्स ने एजिटेशन कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है जी, फिर हम कमिटी हम स्टे हटाते हैं और कमिटी जो बनी थी वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो ये देखने वाली बात है मोहित जी, हमें लगता है थोड़ा वेट करना चाहिए, प्रयास जारी है एंड वी शुड होप फॉर द बेस्ट मोहित जी। बिल्कुल डॉक्टर नेपाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, सवाल यही होगा, लेकिन साथ में एक बात, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिन्होंने सरकार से अपना समर्थन ले लिया है। अगर महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू की हम बात करें, वो पहले ही समर्थन ले चुके थे, और उसके बाद में हम बात करें कि चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान है, बीजेपी को उन्होंने समर्थन दे रखा था, पहले वो बीजेपी के नेता भी थे लेकिन टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, जीते भी, उन्होंने भी समर्थन ले लिया। अब जेजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि जो 10वीं दौर की वार्ता हो रही है अगर वो सफल नहीं होती, यानी कि किसानों की बातों को नहीं माना जाता है, तो हम भी समर्थन ले लेंगे, अपना इस्तीफा दे देंगे, और इस बीच अभय चौटाला ने इस्तीफा दे भी दिया है। नहीं देखिए, मेरा ये मानना है ये राजनीतिक
जो लोग बोलते हैं राजनीति के बारे में, कहते हैं कि राजनेता जो सोचता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो करता नहीं, और जो ऐसा नहीं करता वो राजनेता नहीं। जी ठीक है ना। तो राजनेता का बोलना और करने में बहुत फर्क होता है। वो ह्यूमन सेंटिमेंट्स के साथ चलते हैं। जिन जिन क्षेत्र में किसान आंदोलन डोमिनेट कर रहा है, वहां के एमएलए की छोटी मोटी मजबूरी होगी स्टेटमेंट देने की, लेकिन जिसको छोड़ने का नंबर आएगा तो वो इस्तीफा स्पीकर को ना देकर मोदी के पास भेज देगा। मोदी थोड़ा इस्तीफा स्वीकार करते हैं। जी इस्तीफा स्वीकार तो स्पीकर करते हैं। अब यदि अभय चौटाला जी को इस्तीफा देना तो कंडीशन देने की जरूरत क्या है? इस्तीफा देकर किसानों के बीच में आ जाना चाहिए थे। ये इस टाइम पर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी बार्गेन करती है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे करे, कोई एमएलए करे, कोई छोटी पार्टी करे, कोई बड़ी पार्टी करे। वो सब लोग इस टाइम पर अपने, जैसे उनको एक मुद्दा मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है, तो इस अवसर का हर आदमी अपना इनकेश करना चाहता है। और उनको संपैती किसान से नहीं, उनको अपनी सिर्फ अपनी नेक्स्ट फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर से होता है। मैं एमएलए बनूंगा, किस पार्टी से बनूंगा, मैं अपनी बार्गेन पूरा करता हूँ, सरकार के साथ बार्गेन करता है। लेकिन अभी इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे मेरे पूर्व के साथी ने भी कहा, मोदी जी, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इंस्टेबिलिटी जैसी कोई चीज है। और हरियाणा में जो भाजपा ने पॉलिटिक्स की है कि एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ भी खड़ा करके गया, उसमें बाकी कुछ चीजें एकदम आइसोलेट हो चुकी हैं। तो एक जाति के किसान आंदोलन के साथ है, बाकी किसान जो है आंदोलन के साथ नहीं है। ये भी है, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक सच्चाई ये भी अगर हम देखें, जिस तरीके से आपने बताया कि स्थानीय वोटरों के दबाव में या फिर अपने आगे की रणनीति के दबाव के चलते इस तरीके से बयान दे रहे हैं, लेकिन क्या उस तरह की स्थिति में दुष्यंत चौटाला के ऊपर भी कोई दबाव आपको नजर आता है हरियाणा में, खासतौर से तब जब लगातार वो किसानों की राजनीति करते आए हैं, किसानों को लेकर बोलते नजर आए हैं हमेशा से, लेकिन वो दबाव क्या दुष्यंत चौटाला पर नजर आ रहा है? अमित शाह से मुलाकात की हम बात करें या नरेंद्र मोदी से जो मुलाकात उनकी हुई है, वो इशारा करती है इस चीज का? इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए। इसको ऐसे लेना चाहिए कि भाजपा भी अपनी इंटरनल तैयारी कर रही है कि किस तरह ग्रुप में लोगों को जिम्मेदारी देकर इस आंदोलन को पैसिफाई किया जाए, समझाया जाए। और इसमें दुष्यंत चौटाला के पास अब ऑप्शन कोई बचता नहीं है। यदि वो बाहर जाएंगे तो भी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनकी एक ये बन चुकी है, गांव में चुकी, उसने भाजपा के साथ समझौता कर लिया। उसने जो जिन्होंने उसको वोट दिया था उनके विरुद्ध जाके भाजपा के साथ समझौता कर लिया। अब उसके पास भाजपा से अलग जाने का कोई अलग और अवसर मेरे हिसाब से नहीं बचता है। हाँ, इस अवसर में कोई बार्गेन वो कर ले जाए तो वो एक अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, यकीनन वो कर भी रहे होंगे। रंजन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, मैं फिर से आंदोलन का रुख करना चाहूंगा। जो आंदोलन लगातार हो रहा है, कई ऐसे किसान संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि इस आंदोलन को लंबा खींचा जाए, किस तरीके से उसको देखा जाना चाहिए? क्योंकि राकेश टिकैत सिर्फ 26 जनवरी की बात नहीं कर रहे हैं, वो होली तक की बात कर रहे हैं, मार्च तक खींचने की बात कर रहे हैं, और भी कई ऐसे नेता हैं। तो किस तरीके से इसको देखा जाना चाहिए? क्या वो इसमें कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट तलाश रहे हैं इस आंदोलन के जरिए? मोहित जी, पहले भी पास्ट में भी हमें याद है, हम लोग उसके, हालांकि उन दिनों हम लोग कॉलेज में थे, और टिकैत साहब की एक बहुत बड़ी रैली बोट क्लब पे दिल्ली में हुआ था, और वो काफी और वो काफी लंबे वक्त तक चला था। हो सकता है कि ये भी आंदोलन काफी लंबे वक्त तक चला, 50 दिन के आसपास तो हो ही गया है, और अब वो कहते हैं कि होली तक चलेगा, तो वो अनदर 60 डेज की बात कर रहे हैं, या 90 डेज की हम बात कर लें कि मार्च तक चलेगा। वो ठीक है, वो फार्मर्स का अपना स्टैंड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एजिटेशन करने का अधिकार है, आप एजिटेशन कीजिए, पीसफुल तरीके से कीजिए, उसमें कोई गलत नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन जब सरकार इनकी बातों को मान लेगी, सरकार इनके जो ग्रीवांसेस हैं एड्रेस हो जाएगा, तो फिर वो मूवमेंट नहीं करेंगे। मोहित, यहाँ प्रश्न यह है कि कुछ पॉलिसीज के मामले में हम आप एक दूसरे को 100% जो है एश्योर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको आरक्षण का उदाहरण देता हूं। रिजर्वेशन पे देखिए 100% एग्रीमेंट नहीं है सोसाइटी में, लेकिन आरक्षण का पॉलिसी को हमने अडॉप्ट किया, वो चल रहा है। ईडब्ल्यूएस को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, वो सरकार का एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन से वो डिसीजन लिया गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में पिटिशंस फाइल किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, 100 से ज्यादा भी सुप्रीम कोर्ट उसको अब हियर करेगी, तो उस पर भी डिसएग्रीमेंट है। उसी प्रकार फार्मर्स से रिलेटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉज लाया है, वहां डिसएग्रीमेंट होना स्वाभाविक है जी। लेकिन अब प्रश्न यह है, क्या जिन लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, जो फार्मर्स इतनी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह से, उनका जो डाउट है, मुझे लगता है कि सरकार अच्छे तरीके से उनके डाउट को क्लियर कर देगी, ये मूवमेंट खत्म हो जाएगा।
इसमें उनका जो डिमांड है, उनके जो एप्रीहेंशंस है, वो एक जो मेन एप्रीहेंशंस है एमएसपी को लेकर के है। मोहित जी, मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भी एक किसान फैमिली से हूँ और पेरेंटल प्रॉपर्टीज है हमारे पास। तो हमारा 20 क्विंटल धान हुआ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। 20 क्विंटल धान हुआ। 20 क्विंटल धान को हमने 1250 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से बेचा जी। हमारे बिहार में एमएसपी का प्रोविजन नहीं है, सरकार प्रोक्योर करती है, लेकिन जब हमारा धान तैयार हुआ दिसंबर के महीने में, उस समय प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस नहीं चला था जी। अब हम एक किसान के रूप में मैंने क्या किया, हमारे पास, मैंने कहा बेच दो जी। अब हम कहाँ 20 क्विंटल धान एक छोटे से घर में रखेंगे, ऐसे राजा महाराजा तो है नहीं। हमने कहा बेच दो। तो हमें 20 क्विंटल आप जोड़ लीजिए, हमें 600 रुपया पर क्विंटल के हिसाब से हमें नुकसान हुआ, तो 12,000 रुपये का नुकसान हुआ। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। लेकिन जिसके पास 100 क्विंटल धान है, 200 क्विंटल धान है, उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। उनके लिए तो बहुत बड़ा लॉस है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो लोग, अब आप, हमारा जो लॉस हुआ, हमारा लॉस तो कंपनसेट नहीं होगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमने बेच दिया। और उसके बाद लोगों ने 1300-1400 रुपये क्विंटल में बेचा। 1860-65 की क्विंटल में किसी का नहीं बिका। वो आप सरकार को बेचेंगे तभी होगा, और सरकार का एक अपना टाइम है, उस बीच हिसाब से आपको पैसे तुरंत नहीं मिलेंगे, उसका भी प्रोविजन है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एमएसपी का इशू है, सरकार ने कुछ पॉइंट्स को फार्मर्स के बीच में बैठ करके बातचीत करके, जैसे 4 कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, तो उसमें से फार्मर्स के भी 2 रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह ऐड कर लें, या सुप्रीम कोर्ट से सरकार रिक्वेस्ट कर ले कि चलो आप, हम 2 और इसमें बढ़ा देते हैं इसका दायरा, तो ये और जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज, मतलब जो इफ्स एंड बट्स हैं मोहित, इन सारी चीजों के बावजूद मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कमेटी जो है, कमेटी की अपनी आइडेंटिटी की जो है इनकी, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि प्रो गवर्नमेंट, इसके बावजूद इनके पास जो मैंडेट है वो ये है कि आप इसका समाधान बताइए। ये समाधान बताएंगे, और मुझे उम्मीद है कि सरकार, फार्मर्स के जो यूनियन लीडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उस पर वो डेलिब्रेट करके कहीं ना कहीं फार्मर्स एक बीच का रास्ता निकालेंगे। सरकार की तरफ से प्रयास जारी ही है। फिलहाल सिनेरियो मोहित यही है, और अभी थोड़ा सा, अब 2 महीने का वक्त तो आपके पास है ही, फंड कम हो जाएंगे और फार्मर्स जुड़ जाएंगे, तो 2 महीने का वक्त तो है। इसमें ज्यादा स्पेक्युलेट मुझे नहीं लगता है कि करने का स्कोप है, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है जी। और मुझे लगता है कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मोहित, ठीक है डॉक्टर नेपाल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। इसी को थोड़ा और बढ़ाने की हम कोशिश करें कि एमएसपी की जिस लगातार उन्होंने बात की, लेकिन जो मांग शुरुआत में जो तमाम किसान नेता ये कर रहे थे कि एमएसपी की इंश्योरिटी दी जाए, लिखित में आश्वासन दिया जाए, लिखित में कहा जाए कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, वो अब मांग जो है एमएसपी कानून तक पहुंच जाती है। जिसकी पहले संशोधन की बात किसान कर रहे थे, वो कानून रद्द तक पहुंच जाती है। तो ये जो गैप है और ये इतनी जो मांगों में इतना बदलाव आया, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? लोकतंत्र में सबसे पहली चीज होती है परसेप्शन जी। यदि हम कोई भी परसेप्शन झूठ पर बनाए या सच पर बनाए, वो जनता में हम कितनी राइटली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये एक सबसे पहला मुद्दा होता है जी। शुरुआत में इन बिलों के खिलाफ में ये परसेप्शन बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इसको कुछ सीधे कोविड में लेके आए, पार्लियामेंट का इंतजार नहीं किया, थोड़ा डिबेट नहीं हुई, टीवी पे डिबेट नहीं हुई, तो थोड़ा सा लोगों को, जाम आदमी को नहीं पता था इसके बारे में। तो लीडर्स ने जो भी इसके पीछे लगे हुए थे, उन्होंने परसेप्शन बनाया कि इस बिल के थ्रू अंबानी और अडानी आने वाले हैं और वो पूरे किसानों की जमीनों को खींच के ले जाएंगे और हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे जी। ठीक है, इसको वो कम्युनिकेट करने में बहुत सफल रहे शुरुआत में। और सरकार की गलती ये रही कि जब ये पंजाब में बात हुई, तभी उनको इन सब मुद्दों को बहुत टीवी मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, पंचायतों के द्वारा जो आप प्रयास कर रहे हो, तभी क्लियर करना चाहिए था। अब उसमें क्या हुआ, अब सरकार ने दूसरी चीज सोची कि जब ये मुद्दा उछल ही गया है, उनके खिलाफ एक निगेटिविटी जनरेट ही हो गई, तो अब वो ये इसको कैसे कहें कि किसान का मुद्दा नहीं, ये पॉलिटिकल मुद्दा है। और वो इस बात की तरफ को धीरे धीरे सक्सेसफुल होती जा रही है, क्योंकि जितना किसान हट धर्मिता करता जा रहा है, लोग दिमाग में कह रहे हैं कि यार सरकार ठीक कह रही है, इनकी एमएसपी भी मांग मान ली, इनकी एसडीएम की कोर्ट को हटा के लीगल कोर्ट में भी लेके चले गए, इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी जो है कर दिया गया, जमीन का कोई प्रावधान नहीं है, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम कमेटी बना देते हैं, लेकिन किसान जीत बच करना एक पॉलिटिकल मुद्दा है। तो धीरे धीरे सरकार भी इनके प्रति आम जनता की और आम किसान की पॉलिटिकल इमोशंस को कम करने की कोशिश करेगी, और वो दिख भी रहा है, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब और हरियाणा से आगे कहीं बढ़ नहीं पा रहा।
इवन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये आंदोलन बढ़ नहीं पा रहा, जहां से खुद राकेश टिकैत जी, नरेश टिकैत जी आते हैं, वहां से भी 2000 आदमी इनके पास अभी तक नहीं आ पाए हैं। ठीक है, वो जो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता है वही है, बस खाली आम किसान अभी नहीं जुड़ा इसके साथ। लेकिन वो मुंबई तक पहुंच रहे हैं, वो मुंबई में पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ये उद्योग, यहाँ पर जो उद्योगपति हैं, तमाम लोग, अब उन्हें हम यहाँ घेरने के लिए पहुंचे हैं, वो दूसरे राज्यों में पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कैसे देखें फिर? नहीं, जो पसार रहे हैं वो उधर से सिंगू बॉर्डर से, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर आ जाते हैं, गाजी बॉर्डर से चिकली बॉर्डर चले जाते हैं, उनके वही लोग हैं। उनको वो यदि आम जनगण, तो आपने देखा ना चौधरी चरण सिंह के टाइम में मुजफ्फरनगर, बागपत और गाजियाबाद से 3 लाख आदमी जो है राजपथ पर आ गया था। अब ऐसा कोई इमोशन नहीं था। अन्ना हजारे के आंदोलन में आम आदमी उमड़ चुका था। अब ये आंदोलन कहीं ना कहीं डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। और जैसे उन्होंने कहा कि भाई इसमें जो है कमेटी में एक्सपर्ट लोग हैं, सरकार कह रही है कि साहब इसमें तो पुराने कम्युनिस्ट लोग हैं, लेफ्टिस्ट लोग हैं, इनके जो नेता हैं उनकी पूरी बैकग्राउंड दिखा रहे हैं कि साहब ये कम्युनिस्ट का पोलिट ब्यूरो का सदस्य है, कोई योगेंद्र यादव जी के बारे में बता रहे हैं, कोई आम आदमी पार्टी द्वारा पांव दबाने की मशीन को लेकर। अल्टीमेटली सरकार ये कहेगी ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, और वो ये कहेंगे साहब किसान के साथ अत्याचार है। धीरे धीरे इस पर इतनी डिबेट हो जाएगी कि आम किसान इस बात को समझ जाएगा कि सच इसमें क्या है, क्या सच नहीं है। अब आखिर की बात मेरी ये है, कहना है कि मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जब एक निर्णय दे दिया है तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी होगी ही होगी। जैसे कि किसान कह रहे हैं कि साहब हमको एमएसपी का एश्योरेंस दिया जाए, सरकार कह रही है कि हमने एश्योरेंस दे दिया, लेकिन वो एश्योरेंस का फॉर्मेट क्या हो? वो एश्योरेंस एक्ट में डाल के किया जाए, वो एश्योरेंस ऑर्डर के द्वारा दिया जाए, वो एश्योरेंस स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया जाए। इस पर भी कमेटी को ये सजेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने देना पड़ेगा कि किसानों की डिमांड ये थी, सरकार का पक्ष ये है, और हमारी राय है कि इसको इस फॉर्मेट में किए जाने से समस्या का समाधान हो सकता है। रंजन जी, आखिरी कमेंट के रूप में मैं आपके पास आऊंगा, और आखिरी कमेंट में आप किस तरीके से अपील करना चाहेंगे, चाहे सरकार से या किसानों से, या क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि स्थिति को बेहतर बनाया जा सके, हालातों को सुधारा जा सके? देखिए, मुझे लगता है कि किसान से सरकार को एक और स्ट्रक्चर तरीके से बातचीत करने का जो इनका सिलसिला है वो जारी रहनी चाहिए। और मुझे लगता है क्या कि 2-3 राउंड की और अगर ढंग से बातचीत हो तो किसानों को कन्विंस किया जा सकता है, और कुछ एश्योरेंस, उनके जो डाउट्स हैं उनके अगेंस्ट में कुछ कंक्रीट एश्योरेंस अगर सरकार दे देती है, हालांकि वर्बली एश्योरेंस आ गए हैं जी, और उसको लिखित में और कुछ चीजें जो उनके डिमांड्स हैं, उनके जो डाउट्स हैं, बेसिकली किसान के डाउट्स उनके दिमाग में बहुत तरह का है। आप समझ रहे हैं कि इनके डाउट्स बेसलेस है, तो उसी को एड्रेस करने के लिए कुछ एक नया तरीका, स्ट्रक्चर तरीका अगर सरकार निकाल लेती है, और मुझे लगता है कुछ दिशा में सरकार बिल्कुल काम कर रही है, क्योंकि आप जब इस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं तो सरकार भी बातचीत कर रही है जी। मेरा बस एक ही मोहित जी, मेरी जो एक इच्छा है एक पत्रकार के रूप में और एक सिटीजन के रूप में, इतने लार्ज संख्या में लोगों का सड़क पर बैठे रहना वो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बिल्कुल। और वो अच्छा संकेत नहीं है। ये सारे क्वालिटी ह्यूमन कैपिटल हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, अभी खेती का काम है, तो इनको जल्दी से जल्दी बातचीत करके, ताकि जो हमारा काम रुका हुआ है उसमें ये लोग फिर लगे। और चूंकि हमारा जो मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है जी, उसमें हम सबों को काम करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको एक वैसा एटमॉस्फेयर देने की जरूरत है, और उस दिशा में हमें और सबको सब काम करने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है और आगे बढ़ाने की जरूरत है। नेपाल जी, डॉक्टर नेपाल, मैं आखिरी कमेंट आपके पास, सवाल भी यही होगा, कम शब्दों में आप किस तरीके से अपनी बात कहेंगे? मेरा इसमें सिर्फ एक ही मत निकल कर आता है, किसानों, देखिए सरकार का पूरा मकसद रहेगा कि वो आम किसान के जो भी डाउट हैं उनको वो कमेटी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुलझाए। लेकिन जो इस आंदोलन में किसान नेता बैठे हैं उनका मकसद ये रहेगा कि यदि किसानों की बात समझ में आ गई तो ये आंदोलन ढीला पड़ जाएगा, वो किसी न किसी तरीके से इस आंदोलन को खींचने की कोशिश करेंगे। और इसी सामंजस्य में मेरा ये सजेशन होगा कि किसानों को इस मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करते हुए उसके 2 महीने का इंतजार करना चाहिए, अपनी बातों को पूरे पक्ष के साथ कमेटी सामने रखना चाहिए, और यदि फिर भी असहमति बनती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाना चाहिए। साहब देखिए, हमने ये बात कही थी, ये शंका भी हमारी निवारण नहीं हुई, और उनको ये जिद छोड़ देनी चाहिए कि हम कानून के विरोध में, हमने कहिए हम अपने
अपने विकास के पक्ष में है, हम कानून के विरोध में नहीं है, हम राष्ट्र के पक्ष में है, हम कानून के विरोध में नहीं है, हम सरकार के विपक्ष में नहीं है, हम अपने पक्ष में। अपने पक्ष में, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का आज की इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त साझा करने के लिए। इस बीच हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच में हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने एक बड़ा बयान दिया है। कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है। सैलजा ने दावा किया है कि बीजेपी, जेजेपी और कई निर्दलीय विधायक कांग्रेस के संपर्क में है। सैलजा ने आरोप लगाया कि खट्टर सरकार भरोसा खो चुकी है और कांग्रेस राज्य में पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं छोड़ेगी। कुमारी सैलजा ने कहा कि समय ऐसा आ गया है कि हरियाणा सरकार अब जनता का विश्वास खो चुकी है। अभी हाल ही में खुद सीएम खट्टर के गृह जिले में उनका जबरदस्त विरोध हुआ। ये वक्त को नहीं पहचानते हैं, जो हो रहा है ये उस वास्तविकता से बहुत दूर है। कृषि प्रधान इस राज्य के लोग अब बीजेपी से दूर जा चुके हैं और इस बात की कि सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या फिर उनकी सहयोगी पार्टी के विधायक हों। उन्होंने आगे कहा कि हमारा इन लोगों से संपर्क होता है। बात यह है कि आज पूरा प्रदेश बीजेपी की नीतियों की ओर से और उनकी कार्यशैली से नाराज है। आपको बता दें कि इससे पहले कुमारी सैलजा ने आज ट्वीट करके बीजेपी, जेजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि नए रोजगार सृजन में फेल हो चुकी है। बीजेपी, जेजेपी सरकार के पास ना कोई नीति है, ना ही नीयत है। 34,000 शिक्षकों की कमी के बावजूद कोई भर्ती नहीं। क्या बिना शिक्षकों के प्रदेश के छात्रों का भविष्य ये सरकार संवारेगी? बहुत से विधायक हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं, हमारे से भी बात करते हैं, और ये भी सच है कि आज की जो स्थिति पैदा हुई है हरियाणा में, हमारा कृषि बाहुल्य प्रदेश है और सभी का नाता हमारे देहात से है। तो बहुत से लोग हैं विधायक जो नीचे की असलियत को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं, चाहे उनके सहयोगी दल के हों, चाहे इंडिपेंडेंट हों। तो बात भी करते हैं, अपनी जो नाराज़गी है वो भी दिखाते हैं। हर तरह की बात होती है, लोकतंत्र है, वो कोई भी बात होती है। बात है कि स्थिति जब जो भी पैदा होती है तो कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्पेस कोई ना ले। जब ऐसी स्थिति पैदा होगी तब जो संविधान के हिसाब से होगा और जो स्थिति उस समय मांगेगी तो
तो उसको फिल्म तो करेंगे ना, कोई भी करेगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपनी बात कही और साथ में ये संकट लगातार इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि राज्य में सरकार गिर सकती है, संकट में है। हरियाणा की बीजेपी जेजेपी सरकार गठबंधन में वहां पर सरकार चल रही है, लेकिन एक आपको गठबंधन के साथ में जो समीकरण वहां का है वो भी हम समझाने की कोशिश करें। 40 सीटें बीजेपी के पास हैं और जबकि 10 सीटें जेजेपी के पास हैं और दोनों की गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन साथ में निर्दलीय विधायक भी सरकार के साथ हैं। और इसी को लेकर जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से और साथ में केवल ढींगरा हमारे साथ हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एनपी न्यूज पर। सबसे पहले जवाहर साहब मैं रुख आपका करना चाहूंगा। बड़ा बयान दिया गया है, ये कहा गया है कि हरियाणा सरकार संकट में है, गिर सकती है, हम कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की। कर ले वो कोशिश जी, उनके कोशिश करने से होता है तो वो कर ले। अगर आज एक कुमारी शैलजा कह रही है कि कुछ विधायक इनके संपर्क में है, जी, पहले वो कांग्रेस के विधायक को तो संपर्क में ले ले, वो तो उनकी सुनते नहीं है। आज तक कोई एक मीटिंग बना दे जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बनी हो कि उन्होंने कोई विधायकों की कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और उनकी मीटिंग में कांग्रेस के विधायक आ गए। जी, तो वो खुद कांग्रेस के विधायक उनकी सुनती नहीं। बड़ौदा के चुनाव में जिस मंच पर दीपेंद्र हुड्डा जी होते हैं और कुमारी शैलजा होती है और कुमारी शैलजा को धक्के मारकर पोनी मार के मंच से बाहरने को कांग्रेस के नाम पर विवाद कर जी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। मेरा निवेदन ये है कि पहले वो ये कहे कि कांग्रेस के सभी विधायकों की एक मीटिंग बुला ले और उनके कहने से अगर कोई विधायक आ जाए अगला के बाद। ठीक है, केवल ढींगरा जी का हम रुख करना चाहेंगे। केवल साहब किस तरीके से आप देखेंगे जवाहर साहब की बात का जवाब भी, लेकिन हमने वो बयान भी सुनाया कुमारी शैलजा किस तरीके से कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं सरकार बनाने की, संकट में हरियाणा सरकार। कौन से गठजोड़ आपको सर नजर आ रहे हैं, कैसी तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं जो आप इस तरह का दावा कर रहे हैं? नहीं देखिए, दावा ये नहीं है, दावा ये है कि बीजेपी ने जो अभी तक हरियाणा के एमएलए ने जो कृत्य किया, जी, जिस तरह से किसान जो हैं हमारे प्रदेश के एक किसानी जो है वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत किसान हैं जिन्होंने हरियाणा सरकार के इन 40 एमएलए बीजेपी को जिताया और 10 जेजेपी के लोगों को जिताया। उन्हीं लोगों का विरोध हो रहा है। आपने पीछे हाल में ही देखा, अंबाला में मुख्यमंत्री का विरोध हुआ, कैमला गांव में मुख्यमंत्री को उतरने नहीं दिया गया, वहां विरोध हुआ। तो एमएलए भी ये सारी चीज को, सारी घटनाक्रम को देख रहे हैं और जिस तरह से इनका घटनाक्रम बीजेपी और जेजेपी की हठधर्मी जो लोग इस समय देख रहे हैं, वो एमएलए भी इसी चीज को वॉच कर रहे हैं और वो इस चीज के लिए हर आदमी के अंदर, एमएलए के अंदर भी हफरा दफरी मच रही है कि ये जो सरकार है ये कैसे चल रही है, कितनी हठधर्मी है। जिन लोगों ने इनको वोट दिया उन्हीं लोगों के खिलाफ हो गई ये सरकार। तो ये जरूर वाजिब है। और आप दूसरा कारण मैं आपको बताता हूँ, अमित शाह जी के पास दोनों जाने मिलने गए, चाहे खट्टर साहब हो चाहे दुष्यंत चौटाला हो, और दोबारा उसके बाद मोदी जी के पास दुष्यंत चौटाला मिलने गए। तो उसका बड़ा एक कारण ये भी है कि इनके अंदर भी इस चीज का पता है इनको कि इनके एमएलए इनकी जमीन खिसका रहे हैं। तो ये इस बारे में बयान सिर्फ यही है कि खुद ही जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की जो सरकार है हरियाणा के अंदर, वो खुद ही अपने पैरों के ऊपर जो है ना गिरने का काम कर रही है। असली बात तो ये है। और लेकिन केवल साहब, एक जवाहर साहब ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि आपकी जो विधायक हैं उसमें बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो कुमारी शैलजा की बात नहीं सुनते हैं, बल्कि ये तक कह दिया कि दोनों बड़े जो नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कुमारी शैलजा एक मंच पर नहीं होते हैं, उनको धक्के मार के भगा दिया जाता है। ऐसी बातें उन्होंने कही हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये इनकी अपनी सोच है। किसी ने किसी को कोई धक्का नहीं मारा, सब कांग्रेस के लोग सब इकट्ठे हैं और 31 एमएलए कांग्रेस के इस समय मौजूदा हैं और जो इंडिपेंडेंट हैं वो भी लोग इनसे नाराज हैं एमएलए, और बीजेपी के खुद के एमएलए नाराज हैं और जेजेपी के खुद के एमएलए नाराज हैं। आपने अभी हाल में सारे एमएलए के बयान सुने हैं। राम कुमार गौतम जी क्या कह रहे हैं कि ये सारे कानून रद्द होने चाहिए। खुद इनके एमएलए सारे मुखालफत इनकी कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं अभी भी आ रहा
ये हुड्डा साहब ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करी थी, उन्होंने कहा विधानसभा में भी सामने आ जाना चाहिए कौन से एमएलए विरोध कर रहे हैं टीवी के ऊपर मीडिया के माध्यम से, और विधानसभा में जब सेशन बुलाए सरकार, क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी क्लियर कर ले, उसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो क्लैरिटी हो जाएगी कि कौन इनके साथ खड़ा है, कौन विपक्ष के साथ खड़ा है। तो ये सारी चीज की क्लैरिटी भी हो जाती है इससे। ठीक है जवाहर जी, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? अविश्वास प्रस्ताव की बात कही जा रही है, लेकिन साथ में वो बातों का भी जिक्र उन्होंने किया है, चाहे रामकुमार गौतम की हम बात करें, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, साथ में अगर हम बात करें कि रामकरण काला हैं जेजेपी के विधायक, उनका आपने बयान देखा, सोमवीर सांगवान चरखी दादरी से विधायक, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो ये तमाम इस तरह के और भी कई विधायक हैं जो ऐसी बात कह रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि संकट कहीं ना कहीं है सरकार पर? मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, मुझे ये चीजें नहीं आती है जो मैं, और हमेशा मैं रिकॉर्ड पे बातें कहता हूँ, मेरी कभी भी बातें चेक करते हैं। अगर मैंने कुमारी शैलजा का जिक्र किया दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में किया, तो वो वीडियो आपके चैनल पे भी चला था और हरियाणा के सभी रीजनल चैनल पे वो वीडियो चला था। जिस तरह से वो बेचारे वहां से बड़ी बेआबरू होकर निकली थी, आपको तो मैं वीडियो आपके पर्सनल नंबर मुझे दे दीजिएगा, उस पर भेज देता हूँ, मेरे मोबाइल में अभी भी सेव है, तो इसलिए कुछ भी जाना चाहेंगे। लेकिन फिलहाल जो बयान उन्होंने दिया है, जिस तरह के दावे और समीकरण दिख रहे हैं, उन पर थोड़ा हम रुक करते हैं। देता हूं ना, उन्होंने ये प्रश्न खड़ा किया तो मैंने उसका उत्तर दिया जी। अब दूसरा मेरे मित्र को मेरा निवेदन है, केवल डिगना जी मेरे मित्र हैं, इनको मेरी सलाह है, एक बार कुमारी शैलजा को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूरे दोनों को एक मंच पे इकट्ठे करके, और अगर आपके पास बहुमत है तो एक बार जरा महामहिम गवर्नर साहब के पास हुआ है सारे बहुमत के साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। केवल बयानबाजी करने से, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं कि एक बार आपके पास जो भी 46 विधायक है, क्योंकि सरकार तो 46 विधायक पे बननी है, तो आपके पास जो 46 विधायक एक बार परेड करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। केवल अपन बयानबाजी करें, राजनीतिक बयानबाजी कि लोग असंतुष्ट है, नहीं है, सरकार चली जाएगी नहीं जाएगी, उसमें क्यों देरी कर रहे हो मेरे मित्र? जाइए और एक उस पर करा लीजिए। और एक मेरा निवेदन दोबारा से करना चाहूंगा केवल डिंगरा से आपके माध्यम से, कि एक चंडीगढ़ में कांग्रेस के सभी विधायक आए और मैं मीटिंग लेना चाहती हूँ, अगर उसमें सभी विधायक आए मैं तो उसी पे इनको बधाई दे दूंगा। जिसको घर में वो ठीक है, तंज के लिए बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि सत्र को बुलाइए। अगर आप सत्र क्या बुलाएंगे? आप चुनौती स्वीकार करेंगे? कांग्रेस जो इस तरह के दावे कर रही है, चुनौती दे रही है आपको? लाल के हसीन सपनों के लिए लोकतंत्र का अपमान करेंगे क्या? ये कह देंगे, कहने करने का तरीका बता दिया ना क्या होता है तरीका। ये चाहे गवर्नर के पास और सबके हस्ताक्षर करके और वहां परेड कराए, तरीका तो ये होता है। ये चाहेंगे लोकतंत्र का मजाक उड़ा दें। सर तरीका ये होता है कि आप अपना जाते हो कि जी ये विधायक हमारे साथ है और इसके कारण कोई सरकार अल्पमत में हो सकती है, क्योंकि बहुमत हमारे पास है, और ये सूची आपको सौंपे ना सूची। करना कुछ नहीं, केवल बयानबाजी से लोकतंत्र का उपवास उड़ाएंगे क्या? लेकिन जवाहर यादव, ये सच्चाई है कि जिस तरीके से लगातार नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध हो रहा है, ऐसे में ना सिर्फ विधायक बल्कि आपके डिप्टी सीएम वो भी इसको लेकर चिंता में है, परेशान है, सरकार भी परेशान है। आलम यह है कि वो गांव में घुसने से कतरा रहे हैं, लोगों का विरोध करने से उन्हें डर है। देखिए, अब कानून की बात कर लेता हूँ। हुड्डा साहब की सरकार में मेरे यहाँ तो कोई विरोध नहीं हो रहा। हुड्डा साहब की सरकार में 2 और 5 रुपए के चेक होते थे आज, और इनके यहाँ अधिकतम मुआवजा इनकी सरकार में 6,000 रुपए प्रति एकड़ होता था। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में कहा गया था कि किसान को 10,000 मिलना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों को 12,000 दे रही है। क्या किसान इसलिए नाराज होगा क्या कि 2 और 5 रुपए की जगह अधिकतम 6,000 की जगह 12,000 दे रही है? इनके समय में केवल 2 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी, जिसका पैसा केंद्र की सरकार भेजती है, चाहे मनमोहन सरकार रही हो, अब मोदी सरकार भेजती है। उसके बाद 7 फसलों को एमएसपी पर खरीदना मनोहर सरकार ने शुरू किया है। अगर पंजाब खरीदता हो तो बताए, और अगर राजस्थान खरीदता है तो बताए। तो लोग जानते हैं, ये तो कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं है कि जो किसानों ने विरोध, जिनको किसान कहा गया, जिन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने विरोध किया, कार्यक्रम का विरोध किया, किसान तो अंदर बैठा था उस गांव का, सुनना चाहता था। ये वो लोग थे जो चाहते नहीं थे कि किसान को सारी सही चीजें किसानों तक पहुंचे, जिससे ये एक्सपोज ना हो जाए। और 2006 और 2013 कैप्टन अमरिंदर की सरकार और 2013 में बादल साहब की सरकार, वो दोनों कानून उन्होंने लागू किए। पंजाब में ऑलरेडी ये कानून लागू है, जिसको कैप्टन साहब ने और बादल साहब ने शुरू किया था। उन दोनों की कॉपी करके केंद्र ने कानून बनाया है।
और सदारा सिंह जोहल है जो कि अर्थशास्त्रीय पद्म विभूषण उनको मिला हुआ है, कृषि अर्थशास्त्री है। उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा, फेसबुक पे उन्होंने लिखा अगर किसानों को इसका विरोध करना है तो वो कैप्टन और बादल का करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो उन दोनों कानूनों की कॉपी की है। तो इसलिए जैसे जैसे ये लोग चाहते नहीं कि किसान इन सब चीजों को समझे, किसानों को भड़काना, फिर इसमें किस तरह के अलगाववादी ताकतें भी कुछ शामिल हुई, किस तरह से इसमें कम्युनिस्ट शामिल हुए, किस तरह से कांग्रेस इसमें ढिंढोरा पीट रही है। और मैं तो कहता हूँ कहीं ना, मैं तो अपने अभी एक चैनल पे मेरी डिबेट के समय जिनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ थे, तो मैंने तो उनको कहा कि आप चुनौती दीजिए भाजपा को कि भाजपा करे ना करे, जैसे हरियाणा में मनोहर सरकार 9 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं, केंद्र शासित सभी कांग्रेस के राज्यों में ये फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएगी। करके तो दिखाए किसानों के लिए, केवल बात करना तो किसान समझ रहा है। आ जाइए ना मेरे महेंद्रगढ़ में आप आंदोलन दिखाइए, रेवाड़ी में चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं केवल साहब जिन मुद्दों को लेकर आप बड़ौदा में लड़े, जीते भी, उन मुद्दों को लेकर आज किसान जो हैं सड़कों पर हैं, अपनी मांग कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, लेकिन जवाहर साहब का ये कहना है कि उनके इलाके में कहीं विरोध नहीं हो रहा है और साथ में मुख्यमंत्री को किसान जो थे वो सुनना चाहते थे, लेकिन वहां पर कुछ और लोग गए थे जो चाहते थे किसान ना सुने इन सब चीजों को। क्या आप कहेंगे सर? ये बात हास्यप्रद है। ये कह रहे हैं कि हम किसानों का विरोध नहीं है, तो वो कौन लोग थे जिन्होंने अंबाला में काले झंडे लेके गए थे? वो कौन लोग थे जो कैमला गांव में बेआबरू होके मुख्यमंत्री नीचे नहीं उतर पाए? ये कहते हैं कि कांग्रेस के आपस में बेआबरू है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पब्लिक लोकतंत्र के अंदर लोग जो होते हैं वही वोट देते हैं और उन्हीं का लोकतंत्र होता है। राजनेताओं का आपस में लोकतंत्र नहीं होता, लोगों का लोकतंत्र होता है जिससे राजनेता बनते हैं। तो मुख्यमंत्री जब अपने ही इलाके में करनाल में नीचे नहीं, अपने कैमला गांव में नहीं उतर पाए, तो मुझे लगता है कि उनकी जमीन खिसक चुकी है, इसीलिए वो अपने ही इलाके में रैली नहीं कर पाए। दुष्यंत चौटाला अपने ही इलाके में हिसार में नहीं उतर पाए, इसका मतलब ये है कि वो उप मुख्यमंत्री रहने के काबिल नहीं रहे, क्योंकि वो अपने ही इलाके में लोगों के बीच में नहीं उतर पा रहे हैं। अभी आप हरविंदर कल्याण जी का इन्होंने जिक्र करते हैं, दूसरे एमएलए बीजेपी का जिक्र करते हैं, उन लोगों का घेराव कौन कर रहा है? जो लोग हैं वही कर रहे हैं, जो किसान हैं वही कर रहे हैं, उनका वही लोग उनका विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। जवाहर साहब मैं आपका रुख करना चाह रहा था, लेकिन समय की कमी के चलते मैं आखिरी कमेंट आपका नहीं ले पाया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आपने अपना कीमती वक्त साझा किया। तो लगातार जिस तरह के दावे कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं उसको लेकर बीजेपी ने भी अपनी बात कही, साथ में कांग्रेस ने भी कही। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ANP न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।